नमस्कार मित्रों, फिर एक बार ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के कलाकार एक गीत अनेक इस कार्यक्रम में मैं हसमुख राय ठट्टा आप सभी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले दिनों में हमारे देश में तीन बातों पे बहुत चर्चाएं हो रही थी और वो तीन बातें जो थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोगों ने पिछले दिनों में नवरात्रि का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया और पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने नवरात्रि के इस उत्सव में माता जी की भक्ति की, आरती की और डांडिया, गरबा और सभी प्रकार के अनुष्ठान पूरे किए। और कल ही हमने दशहरे का त्योहार मनाया। कुछ जगह पे रावण दहन हुए, कुछ जगह पे नहीं हो पाए। नहीं होने के कारण जो थे वो अति वृष्टि थी और बहुत अच्छी तरह से नवरात्रि का उत्सव हिंदुस्तान में मनाया गया। दूसरा जो विषय था, बहुत चर्चा का विषय, वह था अतिवृष्टि। मित्रों, हिंदुस्तान के करीब करीब हर राज्य में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत कुछ बह के गया है, बहुत गरीब लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। मगर हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत नुकसान हुआ है, हमारे शहर में भी हुआ है, मगर अब काफी स्थिति कंट्रोल में है और वेधशाला ने बताया है कि अभी उतना पहले जितना ये नहीं रहा है। और तीसरी जो बात हिंदुस्तान में चर्चा में थी मित्रों, वह था एशिया कप। आप सब जानते हैं कि हमने एशिया कप में ट्रॉफी तो नहीं मिली हमें, अभी तक मिलेगी, मगर हम ट्रॉफी के हकदार बन गए हैं। हमने वो ट्रॉफी जीती है और वो ट्रॉफी हमें मिलने वाली है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, गेम में जब कोई टीम एक बार जीत जाती है तो वो जीते वाली जो टीम रहती है वह सामने वाली हारे वाली टीम के साथ फिर खेलना नहीं चाहती। उसका कारण ये रहता है कि सामने वाली जो हारे वाली टीम है वो घायल शेर की तरह खुन्नस में आकर खेलती है और हमारी टीम ने पाकिस्तान की टीम को 3 बार इसी टूर्नामेंट में अच्छी तरह से हराया है। तो मित्रों, हमारी टीम के सभी मेंबर्स के लिए हम लोगों की ओर से एक सैल्यूट तो बनता है और हम उस पूरी टीम को अभिनंदन करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 3 बार हराया। मित्रों, हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के दोनों के कल्चर में क्रिकेट एक वार के जैसा रहता है। पूरा देश उस क्रिकेट मैच पे नजर जमा के बैठता है। छोटे छोटे गांव में, शहरों में भी जब भारत जीतता है तो रात में जुलूस होता है, दिवाली की तरह का वातावरण हमने देखा है। तो ये 3 विषय थे। पिछले हफ्ते में देश भर में इस पर बहुत चर्चाएं हुई, अभी भी चालू है, मगर आज हम यहां आपके सामने आए हैं कलाकार एक, गीत अनेक, संगीत की महफिल लेकर। आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का मतलब, उद्देश्य यह है कि हम हमारे शहर के लोकल के जो कलाकार है उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं और इस प्लेटफॉर्म के जरिए
हम उस कलाकार को आप लोगों के सामने लाते हैं और वे आपके सामने अपनी प्रस्तुति देते हैं। आज मैं जिस शख्स को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में इतने बड़े लोग भी आते हैं और आज आप उसका अनुभव यहाँ पे करेंगे। तो मैं आज आपके सामने हमारे जालना जिले के माजी आमदार श्री संतोष जी सांबरे साहब को पेश करने जा रहा हूं। संतोष सांबरे साहब हमारे शहर के आइकॉन तो है ही है, हमारे जिले के भी आइकॉन है और धीरे धीरे वे महाराष्ट्र के भी आइकॉन बनने जा रहे हैं, क्योंकि वे एक बहुत अच्छे गायक भी है। तो आज वे आपके सामने अपने गले का जादू पेश करेंगे और मैं चाहूंगा, संतोष सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आवे और कैमरे के सामने आकर हमारे दर्शकों को अपना अब क्या परिचय बोलूं, मैं आपको परिचय दीजिए बोल के, मगर फिर भी आपका अल्प परिचय दर्शकों को जरा दीजिए, फिर अपन कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मैं संतोष सांबरे जालना जिले के बदनापुर से पूर्व विधायक हूं। हसमुख भाई ने ओएसएल कराओके एकेडमी के माध्यम से संगीत की जो सही मायने में सेवा शुरू की है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत ही निस्वार्थ भाव से, बहुत ही कर्मठ रूप से हसमुख भाई इस शहर में, इस जिले में संगीत की सेवा कर रहे हैं। अभी हसमुख भाई ने विषय बताया कि अपने जिले में अतिवृष्टि हुई थी, हमने पूरे जिले में जाके दौरा किया, किसानों को मिले, उनको रिलीफ दी और अभी परिस्थिति सामान्य हो गई है। इसलिए हम आज संगीत का आनंद यहाँ पर लेने जा रहे हैं। सबको सबसे पहले विजयादशमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओएसएल कराओके के सभी व्यूवर्स को, दर्शकों को अपने राम के जो विजय है, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हसमुख भाई ने इस अकेडमी के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया है संगीत के क्षेत्र में, जो क्षेत्र बहुत ही जालना शहर में और जिले में निग्लेक्टेड था, इग्नोर कर रहे थे लोग इस क्षेत्र को। तो ओएसएल कराओके एकेडमी के माध्यम से एक उसको पुनर्जीवन मिला है और मैं सही मायने में हसमुख भाई और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं यहाँ भाषण नहीं करूंगा, जरूरी तो नहीं है, मगर मुझे बताना बहुत जरूरी है कि संतोष सर जो है, ये जहां जहां पे भी गए, जिस फील्ड में भी गए, उस फील्ड में इन्होंने अपना नाम कमाया है अपनी। सर मुझे ये बताइए, आप कौन सी उम्र में आमदार बने थे? मैं मेरे उम्र के 36वें साल में आमदार बना था। 36वें साल। उस समय मैं समझता हूं कि आप बहुत यंग भी थे और शायद महाराष्ट्र के गिने चुने आमदारों में से आप होंगे कि जो 35-36 साल में आमदार बन गए थे। मैं 36 साल में शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे साहब के आशीर्वाद से आमदार बन गया। उसके बाद विधानसभा में जो तरुण आमदार होते हैं, उनका हमने एक ग्रुप बनाया। जय कुमार रावल जो अभी मिनिस्टर है, वो उसके अध्यक्ष थे। सभी मेंबर थे हमारे साथ, पंकजा मुंडे, गणेश शिंदे और राम शिंदे जो अभी सभापति, सभी लोग हमारे सदस्य थे। और उनमें हमारा, मैं यहाँ उल्लेख इसलिए करना चाहता हूँ कि उस समय भी हमारी एक गेट टुगेदर होते थे हर महीने में, और उसमें संगीत के गायन के प्रोग्राम होते थे। यस, उसमें मैं गाता था। इसका संदर्भ मैं आपको देना चाहता हूँ। मित्रों, मैं सर को धीरे धीरे गायन पे लाना चाह रहा था, सर ने एक्सेप्ट कर लिए कि वे गायन के शौकीन हैं, और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज मेरे बाजू में जो हस्ती खड़ी है, यह हस्ती सोनू निगम जी के दोस्त है
अनूप जलोटा जी के भी फ्रेंड है और स्वर्गीय श्री मोहम्मद रफी साहब के डाई हार्ड फैन है। आपने मोहम्मद रफी साहब के करीब करीब सभी गाने गाए होंगे और मैं नहीं समझता कि संतोष सर कोई भी मोहम्मद रफी साहब का गाना नहीं गा सकते। तो आज उसका नमूना हम अभी आपको देने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अब अपन ने संगीत की महफिल में शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि इलेक्शन आ रहे हैं। तो इलेक्शन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गायकी संगीत उसके लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ हसमुख भाई। बोलिए बोलिए सर। कि राजनीति लोगों की सेवा करना ये मेरा प्रोफेशन है और संगीत मेरा पैशन है। दैट इज देयर। पैशन को जीवित रखने का काम हम लोगों ने, सभी लोगों ने निश्चित रूप से करना चाहिए सर। अगर आपने आपका पैशन को जिंदा रखा तो ही आपकी लाइफ में कुछ लाइफ मतलब आता है। अदरवाइज तो क्या है, आए गए बहुत। तो चलिए, कलाकार एक गीत अनेक, यह कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि मैं दर्शकों को बहुत ज्यादा देर तक तड़पाना नहीं चाहता जो संतोष सांबरे को सुनने के लिए मोबाइल लेकर टीवी के सामने बैठे हैं। और सर, रफी साहब के आप डाई हार्ड फैन है, मैंने बताया। रफी साहब से ही शुरू करेंगे। कौन सा गीत गाएंगे? पहले मैं रफी साहब का 14वीं का चांद हो। क्या बात है, ये गीत गाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग आपने चुना है। सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, गाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेट अस होप कि हम लोग अच्छे से अच्छा उसको प्रेजेंट करेंगे। मित्रों, 1960 की यह फिल्म थी 14वीं का चांद और मोहम्मद रफी साहब ने श्री रवि जी के संगीत में इस गीत को गाया था शकील बदायूनी साहब के शब्दों के ऊपर, है ना। और गुरुदत्त और वहीदा रहमान और रहमान, जॉनी वॉकर, ये मुख्य कलाकार थे इस फिल्म के। इस फिल्म को बेस्ट गीतकार का अवार्ड दिया गया था शकील बदायूनी जी को इस गीत के लिए, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था मोहम्मद रफी साहब को इस गीत के लिए, और साथ में बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इस फिल्म को मिला था बीरेन नाग जी को। तो यह 14वीं का चांद, यह एक बहुत ही सुंदर फिल्म थी और बहुत अच्छी तरीके से उसे फिल्माया गया था और हम लोग उसे भूल नहीं सकते। तो चलिए, संतोष सांबरे सर की आवाज में सुनते हैं 14वीं का चांद हो या आफताब हो। मित्रों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आपको हमारे गायक का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, इस बारे में दिल खोल के कमेंट कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे है जैसे कांधों पे
बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। कुछ कमेंट्स अच्छे अच्छे आए हैं, वो उस पे भी हमने उनको, एक तो अपने दर्शकों को हमें धन्यवाद भी देना पड़ेगा कि जो लोग बैठे हैं, आपके मित्र, मेरे एकेडमी के गायक योगेश देशपांडे साहब का सबसे पहला कमेंट हमें मिला है ना। सुदेश करवा साहब ने भी आपके इस कार्यक्रम के लिए कमेंट दिया है, और सुदेश करवा साहब ने लिखा है कि किसी राजनेता की इतनी अच्छी आवाज रह सकती, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं बोल के बता रहे हैं ना। प्रदीप जी मागाड़े साहब है, आप पहचानते होंगे, यहाँ जालना कलेक्ट्रेट ऑफिस में है और हमारे गायक है। विनोद संकेत जी है, ये औरंगाबाद के, और औरंगाबाद में हरिप्रिया कराओके म्यूजिक एकेडमी चलाते हैं, वे भी देख रहे हैं। और आपके मित्र अशोक शर्मा साहब है, जिन्होंने लिखा है कि भाई राजकीय सफर के साथ में संगीत के सफर में भी आप बहुत सुंदर गायन कर रहे हैं सर, बोल के लिखा है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आपके मन में जो भी आता है आप लिखिए, हम आपके इसको कोशिश करेंगे अगर रिप्लाई दे सके तो। सुदेश करवा साहब, जालना गायकों की खदान है, ये मैंने मेरे कार्यक्रम में बहुत बार बोला था, उसका ये एक नमूना मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जालना में कैसे कैसे गायक है। सर नेक्स्ट मोहम्मद रफी साहब का ही सुनाना है जी, क्योंकि हमने डाई हार्ड फैन बोले, बिल्कुल है ना। तो आज मैं आपको दूसरा, आप ठीक है सोनू निगम जी के दोस्त है, अनूप जलोटा जी के दोस्त है, सब सही है, आपके दोस्त के लिए फिर कभी आएंगे। आज हमारी इच्छा यह है कि हम मोहम्मद, आज सिर्फ रफी साहब ही सुनाएंगे। साहब जिंदाबाद। क्या सुनाएंगे बोले? अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत बढ़िया, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मित्रों 1969 की यह फिल्म थी, चिराग फिल्म का यह गीत है। मोहम्मद रफी साहब ने मदन मोहन साहब के संगीत में यह गीत गाया था।
मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे वाले इस गीत को रफी साहब ने फिल्म में गाया था, एज वेल एज लता जी ने भी यह गीत फिल्म में गाया हुआ है इंडिपेंडेंटली, है ना। और सुनील दत्त, आशा पारेख, ओम प्रकाश ये इस कार्यक्रम, इस फिल्म के मुख्य कलाकार अदाकार थे। और पिक्चर में सर टोटल 7 गाने थे, 3 रफी साहब के थे, 4 लता जी के थे, और रफी साहब का एक बहुत पॉपुलर गीत और था इस फिल्म में, बता सकते हैं आप? नहीं, चिराग। सर, चिराग दिल का जला लो बहुत अंधेरा है, यह गीत उस जमाने में बहुत चला था। तो चलिए सांबरे सर की आवाज में सुनते हैं, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। ओ पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ओ मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले,
मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या रे, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत बढ़िया सर। मोहम्मद रफी साहब के आवाज की विशेषता ये थी कि मोहम्मद रफी साहब गीत की भावना को पूरा पूरा न्याय देते थे और उनके गीत में वो फीलिंग आती थी जो दर्शकों को पिक्चर में देखने के लिए चाहिए रहती थी। बिल्कुल, है ना। प्रदीप मागाड़े जी ने इसी आशय में लिखा है कि बहुत बढ़िया फुल फीलिंग के साथ में गाया आपने, और बाकी सभी अपने। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सुख भाई कि रफी साहब के जो गाने हैं उसमें अगर आप फीलिंग नहीं लाओगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। फीलिंग के बादशाह थे रफी साहब, फीलिंग के बादशाह थे। और बहुत कुछ कुछ गीतों में तो कहते हैं कि थिएटर में उस जमाने में लोग रोते थे। मैं खुद देखा हूं लोगों को रोते हुए। आप बहुत बड़े संगीत प्रेमी हैं और आप बारीकी से सभी बातें देखते हैं। हाँ सर, वो राजेश खन्ना जी की फिल्म की हाथी मेरे साथी, नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार, ये इसके अंदर मैंने थिएटरों को, लेडीज को, जेंट्स को रोते हुए देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बड़े बड़े लोगों को रोते देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ फड़कता फड़कता गीत एक आधा कोई रफी साहब का जो, ये आप बोलिए। हाँ, राजेश खन्ना का नाम ले लिया मैंने जी, है ना। तो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, है ना, दी ट्रेन का फिल्म का यह गीत है। और 1970 की यह फिल्म थी। मोहम्मद रफी साहब ने उषा खन्ना जी, आर.डी. बर्मन साहब के संगीत में आनंद बख्शी के शब्दों पर यह गीत गाया था। राजेश खन्ना, नंदा, हेलन ये इस फिल्म के अदाकार थे। और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हॉलीवुड की फिल्म आई थी मिडनाइट लिमिटेड, उस फिल्म का ये रीमेक जैसा था। मेरे जन्म के पहले के गाने हैं सर। हाँ, तो वो उस फिल्म का ये रीमेक था। और इस फिल्म का लता जी का एक बहुत प्यारा गीत था, उस जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ था, किस लिए मैंने प्यार किया, है ना। तो यह बहुत बढ़िया गीत लता जी की आवाज में उस फिल्म में था। तो आइए मित्रों, दी ट्रेन फिल्म का गीत सुनते हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। La 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराब ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे
तस्वीर जैसे हो दीवारों पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराब में दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा उसके जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आगे जो तेरी देखी, शराबी दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। बहुत बढ़िया संतोष सर, बहुत ही फीलिंग के साथ। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि मैंने आपको बोला गुलाबी आके गाइए और आपने उसको इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म कर दिया। और वैसे मैंने पहले बोला भी था कि मोहम्मद रफी साहब का कोई भी गाना इनको दिए तो ये गा सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इस गीत को गाया है और दर्शकों को तो बहुत पसंद आ ही रहा है, आया भी होगा और अभी और बहुत देखेंगे। तो चलिए मित्रों, मोहम्मद रफी साहब के स्पेशल कार्यक्रम में इसके बाद का गीत कौन सा गाएंगे सर? अब आपकी चॉइस का गीत। अभी एक फड़कता हुआ गाना हो गया, अभी एक थोड़ा सैड सॉन्ग भी लेते हैं रफी साहब को। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मित्रों, हवस फिल्म का यह गीत है 1974 का और उषा खन्ना जी इस फिल्म की संगीतकारा थी। मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे और सावन कुमार टाक ने यह फिल्म बनाई थी। इस गीत की एक स्टोरी भी है, मैं आपको बताऊंगा। अनिल धवन, नीतू सिंह, विनोद मेहरा, बिंदु, ये इस फिल्म के अदाकार थे और बहुत कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, स्मॉल बजट की फिल्म थी। मित्रों, हम लोग जिन संगीतकारों के या जिन गायकों के जो भी कुछ ये पुराना ट्रेजर खजाना जो ये लोग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते आ रहे हैं। ये लोग कितने महान थे, इसका मैं ये गीत के साथ एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। संतोष कुमार, सावन कुमार टाक साहब एक गीतकार के पास गए थे और उन्होंने उस गीतकार को विनती करने गए थे कि मेरी फिल्म के गीत आप लिखिए बोल के। अब क्योंकि टाक साहब इतने कोई बड़े प्रोड्यूसर नहीं थे, कोई बहुत बड़ा उस समय नाम नहीं था और उषा खन्ना जी भी कोई बहुत बड़ी संगीतकारा नहीं थी, तो वो गीतकार ने इनको मना कर दिया और मना करके अपमान कर दिया। यूं कहिए कि सावन कुमार साहब को घर से भगा दिया। तो सावन कुमार साहब मुंह लटका के घर पे आए
अब जब घर आए तो उषा जी ने पूछा क्या हो गया, तो बोले यार उनके पास गया था मैं, वो उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी है और मुझे भगा दिए बोले, और मैं आज के बाद उसकी गली में भी पैर नहीं रखूंगा। और ये बोलना था, और उषा जी बोली 1 मिनट रुको, हारमोनियम उठा के लाई, क्या बोले आपने, बोले तो बोले उसकी गली में मैं कभी पैर नहीं रखूंगा। और ये गीत का जन्म हुआ, तेरी गलियों में क्या बात है, रखेंगे कदम बहुत आज के बाद। अब ये कितने महान लोग होंगे, इसका एक एग्जाम्पल है कि ये लोगों ने हमारे लिए कितना बड़ा खजाना देकर गए हैं। एक जो कही अनसुनी बात आपने दर्शकों को बता दी, बहुत अच्छा लगा, मैं भी पहली बार सुना। मैं बहुत कम लोगों को मालूम है ये बात, मगर ये एक इंटरव्यू में सावन कुमार साहब ने बोला हुआ है। मैं वो जिन्होंने उनको अपमानित किया था उनका नाम नहीं बोलना चाहता, मगर ये हकीकत है कि इस तरह से ये गीत तैयार हुआ हुआ। तो चलिए सुनते हैं, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में। तू मेरा मिलना, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में। गिर के आएंगी, गिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम
आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। बहुत बढ़िया संतोष सर। थैंक यू। रत्नदीप मघाड़े साहब और विजय कलावती हुकुमचंद जी ने आपके इस गीत को बहुत पसंद किया है और हमारे मित्र सुदेश करवा साहब ने बोले हैं कि आप वो गली भी बता देते कौन सी गली थी तेरी गलियों वाली। तो अब इतना तो सावंत कुमार जी ने बताया नहीं था कि कौन सी गली थी, मगर उन्होंने जो बताया था वही मैंने आपको बताया है ना। सुदेश जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ, योगेश, विनोद जी, विजय जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर एक है ना, एक छोटी सी मेरी कंप्लेन ही समझ लो, है ना। आपने बताया या मैंने बताया और आपने एक्सेप्ट किया कि आप मोहम्मद रफी साहब के डायहार्ड फैन, बराबर है। आपने 4 गाने गा लिए। अब 4 गाने गाए, मगर जिस व्यक्ति के लिए मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा आवाज दिया हुआ है, जिस व्यक्ति के गीतों की वजह से वो व्यक्ति बहुत आगे गया, उस व्यक्ति का आपने एक भी गीत ना तो गाया ना उल्लेख किया। अब बोलिए, फरमाइश कीजिएगा। सर मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि शम्मी कपूर साहब ने भी एक्सेप्ट किया। जब रफी साहब का इंतकाल हुआ तो शम्मी कपूर साहब ने कहा कि मेरी ये तो आवाज ही चले गई। तो जैसे राज कपूर साहब के लिए मुकेश उनकी आवाज थी, वैसा शम्मी कपूर साहब के लिए मोहम्मद रफी उनकी आवाज थी। जितना अच्छा मोहम्मद रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए इफेक्ट आवाज दिया है, शायद ही किसी और एक्टर को दिया होगा। तो मेरा कंप्लेन है कि एक आपने मोहम्मद रफी साहब के इस कार्यक्रम में शम्मी कपूर साहब का तो भी सही देखा जाए ना तो 3-4 गीत गाना चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, हाँ, शम्मी कपूर जी का एक मिडले गा लेता हूँ। वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सर पूरा प्रोग्राम ही अपन शम्मी कपूर के 5 गीतों पे कर सकते थे। इतने अच्छे गीत उन्होंने शम्मी कपूर जी के लिए दिए हुए। लेकिन हसमुख भाई, अभी हमने जो यहाँ पे गीत पेश किए, प्रस्तुत किए, उसमें आप देखेंगे कि चौदहवीं का चांद हो, फिर तेरी आंखों के सिवा, फिर गुलाबी आंखें, ये सब वेरिएशन वाले गाने हैं। सब वेरिएशन। गुलाबी आंखें के बाद में तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम गाना, नहीं, मैं बहुत मुश्किल काम सर मैं मानता हूँ कि ये सभी गीत अपने अपनी जगह पे एक अलग महत्व रखते हैं, मगर शम्मी कपूर साहब के लिए जो गाए हुए है ना, वो अभी हमारे दर्शकों को पता चलेगा। शम्मी कपूर साहब का अलग ही अंदाज, एक अंदाज अलग था उनका सब कुछ अलग था। और रफी साहब अलग ही गाते थे, आवाज भी दिल से। वो आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल मैं ही बता देता हूँ। हाँ, वो दिल से अंदर से आवाज आती थी, एक जो बोलते पेट में से गाना, तो पेट में से गाते। ऐसा लगता था शम्मी कपूर साहब खुद गा रहे हैं, ऐसा लगता था शम्मी कपूर साहब। ब्रह्मचारी पिक्चर का गीत था। बहुत गाने, तो बहुत गाने हैं। तो मित्रों, मोहम्मद रफी साहब ने शम्मी कपूर जी के लिए करीब करीब 190 गाने गाए। क्या बात! कितने? 190 गीत गाए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से गाए हैं। और उन्होंने जैसा कि बात हुई कि भाई पूरे इमोशंस के साथ गाए हैं, जैसा चाहते थे वैसा। आप कश्मीर की कली देख लो, या और वो कौन सा ब्रह्मचारी है, हाँ ब्रह्मचारी है, कश्मीर की कली है, कोई भी शम्मी कपूर का कोई भी फिल्म देख लो, उसका गाना गोविंदा आला रे। अभी कहाँ कैसे है ना,
तो मित्रों, चलिए संतोष सांबरे सर की फरमाइश पर शम्मी कपूर साहब की एक मेटली हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मैं अभी तक देखा नहीं आपके ओरिजिन पर आपने मेटले आपने किसी को सर मेटले हम हमारे करीब करीब हर स्टेज कार्यक्रम में एक मेटले रहती है, वो भी लास्ट में रहती है, और इसलिए लेना पड़ता कि जैसा समझ लो हमने राज कपूर पे प्रोग्राम किया तो एक 2 घंटे के प्रोग्राम में हम मुकेश को राज कपूर को जस्टिफाई नहीं कर सकते, वैसा ये 1 घंटे के कार्यक्रम में हम मोहम्मद रफी साहब को लाइव में मिडले में देखा नहीं अभी तक। लाइव ये कलाकार एक गीत में नहीं देखे, बाकी हम लोग हम लोग हमारे खुद की मेडली बना के डालते। क्या बात है, वाह। हमारी खुद की मेडली डालते। आज तो आपके लिए स्पेशल बनाया रेडीमेड मेडली है, लेकिन खुद की मेडली हम बनाते, उसके ऊपर काम करते, उसकी प्रैक्टिस करवाते और वो मेडली भी आपको हम प्रेजेंट करते। तो मेडली ये नया नहीं है, बट कलाकार एक गीत में पहली बार शम्मी कपूर साहब की मेडली मोहम्मद रफी साहब की गाई हुई। एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा, जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे सनम, तुम हमें पहचान लो। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाली हो टाली हो टाली हो, बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। टाली हो टाली हो टाली हो। हाँ जी हाँ,
और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर वो बात कहाँ, हाँ जी हाँ। और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर वो बात कहाँ कि बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा काली हो, काली हो, काली हो। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा, काली हो, काली हो, काली हो। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बड़म बज़दार लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, तो हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जय रफी साहब। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और आपके मित्र संजय देठे पाटिल साहब ने आपके इस गीत को लाइक किया, और सागर धन्ने ने फरमाइश भेजी है कि भाई
मेरे नैना गाइए। मगर धन्य साहब, मेरे नैना सावन भादो ये किशोर कुमार साहब का गीत है। और किसी कार्यक्रम में और कभी हम संतोष सर को बुलाएंगे तब वो गीत हम जरूर गवाएंगे। और सुलभा ताई कुलकर्णी ने आपके इस कार्यक्रम को सुलभा ताई का मैं बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकी जालना के संगीत क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है उनका। सर परिवार का योगदान है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जब एकेडमी चालू की थी तो 2000 के पहले, मतलब कोरोना के पहले की बात कर रहा हूं, हमने एक ग्रुप बनाया था, संगीत साधना ग्रुप। सुलभा ताई वॉज वर्चुअल गुरु फॉर दैट ग्रुप। बिल्कुल गुरु। और हमारे पास की रिकॉर्डिंग हम उनको भेजते थे और वो हमारे गायकों को घर बैठे बैठे गाइड करती थी। सुलभा ताई ने यहाँ पे कमेंट करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुलभा ताई हमारे इस कार्यक्रम की परमानेंट ताई है और परमानेंट व्यूअर है और हमारे गायकों को सभी को वो प्रेरित करते रहती है। तो ताई बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या शाह जी ने आपके इस कार्यक्रम को पसंद किया है और गणेश चौधरी साहब ने लिखा है काका बहुत बढ़िया। और विजय कुलवंत हुक्मचंद जी ने लिखा है कि बार बार सुनने की इच्छा हुए ऐसे गीत आपने बार बार बुलाइए, बार बार आएंगे। पेश किए हैं, ऐसा हुक्म विजय सर लिख रहे हैं। तो मित्रों, एक हमारे कार्यक्रम की एक ये है कि भाई 5 गीत हम देते हैं और उम्मीद है आपको संतोष सामरे सर के गाए हुए या सारे के सारे गीत बहुत पसंद आए होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। थोड़ा आपको डिस्टर्ब करूंगा कि जालना के संगीत क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिन पहले मैं अनूप जी जलोटा के साथ था। उन्होंने एक नया मिशन शुरू किया है, मिशन 500। वो हिंदुस्तान के और देश भर के जो भी आध्यात्मिक धार्मिक संगीत में रुचि रखते हैं गायक गायिका है, वो 500 गायक गायिका सेलेक्ट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। और मैं उनको खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जालना जिले से भी एक गायक या गायिका अनूप जलोटा जी अपने मिशन 500 में जरूर ले, ऐसी मैं उनसे निश्चित तौर से विनती करूंगा। और मुझे आशा है कि जालना जिले में जो टैलेंट है, संगीत के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, बहुत से लोग अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे और उनके जो एनर्जी मिलती है उनके कार्यक्रमों के माध्यम से, जो उत्साह आता है, उससे नए नए कलाकार निर्मित होते हैं। उसी सिलसिले में जालना जिले के एक गायक कलाकार को अनूप जी जलोटा के द्वारा हम लोग चयन करेंगे और हो सका तो अनूप जी को हम लोग जालना भी लाएंगे और अनूप जलोटा जी का एक गायक जो चुनने का प्रोग्राम है वो रखते हैं और एक स्पेशल प्रोग्राम हम लोग कलावर्धिनी ओएसएल कराओके अकेडमी और जालना शहर के जो भी रसिक है उनके माध्यम से निश्चित रूप से रखेंगे। बहुत बड़ा फैन है उनका, अनूप जलोटा साहब का। और मैं समझता हूं कि जालना में उनकी वो पर्सनालिटी के लायक का ऑडिटोरियम नहीं है। फुलंबरीकर नाट्यगृह में उन्होंने कार्यक्रम दिए थे 2 बार, मुझे अच्छी तरह से याद है, और वो पूरा पैक हो गया था। और आज फुलंबरीकर, बदकिस्मती हमारी कि फुलंबरीकर पूरा ध्वस्त हो गया है। ठीक है, बट अगर अनूप जलोटा सर आते हैं तो उनके अनूप जलोटा जी ने एक अपना पीरियड, उनका क्या पीरियड था वो उस जमाने में सर? 80 के दशक में मैं नहीं माखन खायो या मोरी मैं नहीं माखन खायो। सर मैं आपको बताना चाहूंगा 80 के दशक में उनका एक 2 LP रिकॉर्ड का सेट आया था, भजन संध्या, है ना। और वो भजन संध्या इतना चला था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैं ग्रांट रोड से वो 2 रिकॉर्ड का सेट लेकर आया था जालना में पहली बार। पहली रिकॉर्ड का सेट मैंने लाया था और जब मैंने उसको मेरी दुकान में प्ले किया था तो नेहरू रोड का ट्रैफिक जाम हो गया। क्या बात है, वाह। बंद नहीं करने दे रहे थे। ये मैं अनूप जी को जरूर बताऊंगा। अनूप जलोटा साहब का वो मेरे को बंद नहीं करने दे रहे थे और ट्रैफिक जाम हो गया था, है ना। और मैं अपने, आप पहचानते होंगे कचरू सेठ बंदूक वाला जी के घर के सामने उनका मैं किराएदार था, उनकी दुकान में मेरी दुकान थी।
तो वो भी बैठ के सुन रहे थे। वो बोले बंद नहीं करना। तो मित्रों मैं सर भजन सम्राट अनूप जलोटा जी को निश्चित तौर से ये सब बातें बताऊंगा और जानना से उनको एक मेरे विनती पे जो कलाकारों को एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको जरूर हम लोग यहाँ से एक कलाकार चुनने के लिए हम लोग विनती करेंगे। सर मैं एक मिनट में सिर्फ बता देता हूँ। सभी योगेश देशपांडे, सुरेश खरवा जी, प्रदीप जी, विनोद जी, रत्नदीप जी, संजय देठे पाटिल, सागर ढाकने, सुलभाताई कुलकर्णी, दिव्याजी शाह, गणेश चौधरी जी, विजय जी कुमचंद, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनका सभी का बहुत बहुत आभार। संगीत की सेवा निश्चित रूप से जो हसमुख भाई और कराव के वेसल कराव अकेडमी की ओर से हो रही है, उसको निश्चित रूप से जो भी कोई सहकार्य लगे वो पूरा सहकार्य हम लोग करेंगे। और ये अकेडमी जालना जिले में नहीं, मराठवाड़ा में नहीं, महाराष्ट्र में फेमस हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। सर मेरी आपसे इतनी एक दरख्वास्त है। आपने अनूप जलोटा जी के जो प्रोजेक्ट के बारे में बताया, अगर उनके अपने शहर में ऑडिशन अगर वो लेना चाहते हैं तो ओएसएल कराव के एकेडमी की सारी सेवाएं उनके लिए उपलब्ध है। अगर उनकी कभी भी इच्छा है तो दे कैन अरेंज ऑडिशन हियर इन माय सेटअप। थैंक यू, धन्यवाद। है ना। तो मित्रों आज जो कार्यक्रम आपने देखे, यही कार्यक्रम आपको फेसबुक पे तो देख ही रहे हैं आप, यूट्यूब पर भी लाइव आपको देखने मिलेगा। आप सबसे निवेदन है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ओएसएल कराव के म्यूजिक एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।